अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस को और बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को। तो आज लेक्चर 2 के अंदर हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि हम जानदार को डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर स्टडी करने की वजह क्या है, क्योंकि साइंस के अंदर इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि अब हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम बिल्कुल जाकर सेलुलर लेवल पर और सेल से भी जो आगे ऑर्गेनेली लेवल पर जाकर और उससे भी नेक्स्ट फॉरवर्ड लेवल्स पर जाकर हम जानदार को स्टडी कर सकते हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि हमारे जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं ये या जितनी भी कुल कायनात है ये मिलकर बनी हुई तो बेसिक एलिमेंट से ही है। तो नेचुरली तौर पर अगर हम देखें तो कायनात में कुदरती तौर पर 92 के करीब जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। इससे जो रियल नंबर है वो इससे ज़्यादा है, लेकिन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट 92 ही हैं। टोटल वैसे ज़्यादा हैं, वो मैन मेड भी उसके अंदर कुछ आ जाते हैं। तो इन 92 में से अगर हम देखें तो 16 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स कहने की वजह क्या है, क्योंकि हमारी लाइफ का जो बहुत बड़ा हमारे लिविंग सिस्टम्स का जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो इन्हीं 16 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। तो ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये नेचर में भी पाए जाते हैं, लेकिन जब ये स्पेसिफिक वे में आपस में आकर अरेंज होते हैं और लिविंग सिस्टम्स को बनाते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी उस नॉन लिविंग सिस्टम से थोड़ी सी बदल जाती हैं और लिविंग सिस्टम में आकर इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो इन 16 एलिमेंट्स में से 6 सिर्फ ऐसे हैं जो हमारी इंसान की बॉडी का 99% जो पोर्शन है वो बना देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उसमें अबंडेंट एलिमेंट इंसान की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी बॉडी का तकरीबन 65% बनाता है। कार्बन 18% बनाता है, हाइड्रोजन इसी तरह 10% बनाता है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। और ये तमाम कंबाइन जब होते हैं तो हमारी बॉडी का 99% यही चंद 6 जो मेजर एलिमेंट्स हैं ये आपस में मिलकर बना देते हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग 1% एलिमेंट्स हैं उसमें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स भी एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में हमारे अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी छोटी क्वांटिटी को हम किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये माइनर सी क्वांटिटी के अंदर भी ना हो तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। मसलन आप देखें यहाँ पर आयोडीन मौजूद है, यहाँ पर जिंक मौजूद है। चलें आयोडीन की बात कर लेते हैं। अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो हम जानते हैं कि गोइटर जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी एलिमेंट्स कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। तो हम देखें तो पोटाशियम जो है वो 0.35% है, सल्फ़र 0.25% है, क्लोरीन 0.15% है, सोडियम 0.15% है, आयरन 0.004% है, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन ये सब हमें ट्रेस में चाहिए होते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि ये थोड़ी सी मिकदार भी हमारे बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होती है, और ये अगर थोड़ी सी मिकदार भी हमारे अंदर मौजूद ना हो तो हमारे सिस्टम काम सही तरीके से नहीं कर सकते। तो वो जिस तरह बात है ना कि अल्लाह ताला की कोई भी बनाई हुई चीज़ फ़जूल नहीं है। हाँ, किसी चीज़ की हमें ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत है, किसी चीज़ की हमें कम मिकदार में ज़रूरत है। हर चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी जगह मौजूद है। इसके बाद हम देखेंगे जी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम बिल्कुल छोटे लेवल से यानी कि सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से लेकर हम पूरे एक एक्सट्रीम लेवल तक इसको स्टडी करेंगे, जो इसका सबसे बड़ा लेवल है आगे नेक्स्ट जाके। तो पहले हम जाके बात करते हैं जी सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के बारे में। तो एटम जो है, अब एक वक्त था कि हम 1665 में हम सेल्स की बात कर रहे थे। तो अब बात एटम और उससे आगे भी चली गई है सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक। तो साइंटिस्ट जो हैं एटॉमिक पार्टिकल्स को 100 छोटे छोटे आगे फर्दर पार्टिकल्स में एटम को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो चूँकि ज़्यादा स्टेबल नहीं होते तो वो थोड़ी देर में ही अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो स्टेबल पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ही हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं कि एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं।
तो एटम्स आपस में मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? आपने केमिस्ट्री में ये बेसिक बात पढ़ी होगी कि जो भी एलिमेंट होता है, जो भी एटम होता है, उसके वैलेंस शेल के अंदर कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड फॉर्म में रहते हैं। और हर जो एटम होता है वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स देकर कंप्लीट करता है, कुछ लेकर कंप्लीट करते हैं, यानी कि वो हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहती है। तो वो बॉन्ड्स, डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स हैं वो बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आपने केमिस्ट्री में जिस तरह से पढ़ा होगा। तो ये डिफरेंट तरीके से जो आपके एटम्स आपस में अरेंज होकर ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और यही मॉलिक्यूल्स जो हैं आगे जो वैरायटी ऑफ लाइफ है, जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ है, उसको जन्म देते हैं। अब मॉलिक्यूल आपके बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अगर हम छोटे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जिस तरह आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इनका जो एटॉमिक वेट है वो कम है। एटॉमिक वेट कम है तो माइक्रो मॉलिक्यूल है, और अगर एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। मसलन आपके पास शुगर मौजूद होती है, आपके पास प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इनमें नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा हो जाएगा और इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूल कुछ ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। ये बेसिक बातें आपने बहुत पहले क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, तो फिर भी चलो एक दफ़ा बता देते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आम तौर पर इकट्ठे पाए जाते हैं, उनको आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे, और जिनमें नहीं पाए जाते उनको आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ऊपर ही एग्जांपल देख लें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में शुगर्स और प्रोटीन ये ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज जब आपस में कंबाइन कर दी हैं तो वो सेल्स बनाती हैं। तो सेल जो है, ऑर्गेनेली जो है, ये सेल का आप समझ लें कि उसका सब लेवल है। तो कुछ जानदार आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और कुछ जानदार बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन करके वजूद में आते हैं, और उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की मिसाल आप ले सकते हैं, बैक्टीरिया आपके पास मौजूद है, पैरामीशियम आपके पास मौजूद है, अमीबा आपके पास मौजूद है। और अगर हम मल्टी सेलुलर की ले लें तो जितने भी हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, जितने भी हमारे पास हायर एनिमल्स आ जाते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं। तो सेल के अंदर आप देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है कि अगर एनिमल सेल है तो सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है, उसका एक अपना काम है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसका अपना एक काम है, गोल्जी बॉडी है, उसका एक अपना काम है, न्यूक्लियस का अपना एक काम है। तो सेल ने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट जो असाइनमेंट्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के ज़िम्मे लगाई हुई हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ आप सेलुलर लेवल पर नहीं देखेंगे, ये आप ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी देखेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गेनिज्म में किस तरह देखें, हमारा लिवर क्या काम कर रहा है, हमारा हार्ट क्या काम कर रहा है, हमारा ब्रेन क्या काम कर रहा है, स्किन क्या काम कर रही है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल सब तक मौजूद है। तो सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं जी। तो टिश्यू जो है वो आमतौर पर ग्रुप ऑफ सेल्स को ही आप कहते हैं। तो टिश्यू का जो फंक्शन है वो वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर मौजूद है और किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। मसलन अगर हम बात करें मसल टिश्यू की, एनिमल्स में आमतौर पर मौजूद होते हैं, तो मसल्स का काम आमतौर पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे मूवमेंट को पॉसिबल किया जाता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें तो ग्लैंडुलर टिश्यू का काम होता है सेक्रीशंस करना। जाइलम की बात करें, ये आमतौर पर प्लांट्स के अंदर होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम होता है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन और फ्लोएम का काम होता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद जब आपके टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो आपका ऑर्गन सिस्टम जो है वजूद में आता है। तो ऑर्गन्स की अगर हम मिसाल की बात करें तो रूट्स भी एक ऑर्गन की मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। रूट का काम क्या होता है? पौधे को ज़मीन के अंदर एंकर करके रखना, उसको ज़मीन के अंदर जमा के रखना ताकि तेज़ हवा से पौधा उखड़ ना जाए, और इसके अलावा ज़मीन के अंदर जो पानी है, जो सॉइल सैप है, उसको कलेक्ट करके पौधे के अपर पोर्शंस तक पहुंचाना। इसके बाद शूट्स हैं। शूट पौधे के एरियल पार्ट में होता है, तो आप जानते हैं शूट के ऊपर फ्रूट्स भी लगते हैं, शूट के ऊपर आपके लीव्स भी लगते हैं, तो उसका एक अपना काम है। इस तरह लीव्स की बात आ गई, तो लीव्स की बात क्या है? लीव्स का फंक्शन देखें तो लीव्स का क्या काम कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं। तो फ्लावर्स देखें, फ्लावर्स आमतौर पर पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो वो रिप्रोडक्शन के अंदर काम कर रहा है।
तो सिस्टम्स जब आपस में मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल वजूद में आता है, और इंडिविजुअल की ये बात होती है कि उसके अंदर एक करेक्टर होता है, इंडिविजुअलिटी। अब हर इंसान की एक शख्सियत होती है, उसका जो दूसरों से उसको जुदा करती है। तो आप देखिए कि एक सोसाइटी के अंदर भी एक इंसान रह रहा है, तो वो एक दूसरे है, तो वो स्पीशी के अतबार से इंसान ही है, दूसरे भी इंसान या स्पीशी तो एक ही है, लेकिन आप देखें कि उन दोनों में भी फ़र्क होगा। तो सगे भाइयों में भी आप देखें फ़र्क होता है, हर एक की एक अपनी पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी मौजूद उसके अंदर होती है। और एक इंडिविजुअल के अंदर आप देखें तो सिस्टम्स जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ये अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा निज़ाम रखा हुआ है, सिस्टम सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं कि ह्यूमन एक्सरसाइज की एग्जांपल ले लेते हैं। जब एक इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है, जब एक फ़र्ज़ कर ले वो दौड़ रहा है या कोई वर्जिश कर रहा है, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो उसको एक्सरसाइज में अपने मसल्स की ज़रूरत है। तो वो दौड़ेगा तो अपने मसल्स को इस्तेमाल करेगा। इसके बाद आप देखें जब वो दौड़ेगा तो उसकी जो साँस है वो रूटीन की निस्बत थोड़ी-सी तेज़ हो जाएगी। तो उसके देखें उसके अंदर आपके फेफड़े काम करना शुरू कर दिया है। अब देखें साँस के लिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपका ब्लड सप्लाई करता है। तो ब्लड की सर्कुलेशन में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। जब वो दौड़ेगा उसको पसीना आएगा, उसकी बॉडी वार्म अप होगी, उसको ठंडा करने के लिए आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी एक्टिवेट होगा और उसको पसीना आना शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होगा। और ये तमाम चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, ये तमाम चीज़ें आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन आपके नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम भी मौजूद होता है और हार्मोनल सिस्टम भी मौजूद होता है। ये सारे सिस्टम्स मिलकर आपकी बॉडी को एक बेहतरीन तरीके से चला रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जब बहुत सारे इंडिविजुअल किसी एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं, यानी कि एक ही स्पीशी के जब मेंबर्स एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं, तो उसको आप पॉपुलेशन का नाम देते हैं। ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला एट्रीब्यूट जो पॉपुलेशन के अंदर आता है वो है जी जीन फ्रीक्वेंसी। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो जीन फ्रीक्वेंसी से मुराद होता है किसी एक पॉपुलेशन के अंदर कोई एक जीन कितना फ्रीक्वेंट है या कितना ज़्यादा पाया जाता है। अगर टेक्निकली इसकी डेफिनेशन करें तो फ्रीक्वेंसी विद विच अ पार्टिकुलर लील और जीन अकर इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। इसकी मैं एक आपको मिसाल सादा सी दे देता हूँ। मसलन आप देखेंगे कि एशिया के अंदर जो काले बाल हैं वो निस्बतन ज़्यादा होते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी ह्यूमन के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपके स्किन का कलर, हेयर का कलर, आई का कलर। चलें हम बाल की मिसाल ही रखते हैं। तो बाल की मिसाल में हमारे एशिया के अंदर ज़्यादातर जो डोमिनेटेड करैक्टर है बालों के अंदर वो स्या रंग का होना है। तो आप यूरोप के अंदर देखें तो वो थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाता है। यूरोप के अंदर फ़र्ज़ करें कि ब्लॉन्ड कलर भी है, वहाँ पर येलोश कलर भी पाया जाता है। तो ये देखें कि हमारे इलाके में ये जो जीन का करैक्टर है ये निस्बतन बहुत कम पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो ब्लैक हेयर है इसका जो जीन है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। इसके बाद है एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपकी जो कोई भी पॉपुलेशन होती है उसके अंदर एक प्रॉपर एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि किस एज का मेंबर इस पॉपुलेशन में ज़्यादा है। अगर आप साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पर एज डिस्ट्रीब्यूशन यंग लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, जवान लोग यहाँ पर अंडर 30 लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जापान की बात करें तो वहाँ पर या यूरोप की बात करें तो वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू द एशिया वहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी या एज डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी ये बहुत कम हो जाती है। इसके बाद आप देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें, इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू अ यूनिट स्पेस। तो एक स्पेसिफिक एरिया एक यूनिट स्पेस के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर 50 लोग रह रहे हैं तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है, 50 की कैपेसिटी है, 50 लोग ही रह रहे हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 100 लोग रह रहे हैं तो हम अब कहेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी जो पुरानी आबादियां हैं वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इवन हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज़। वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी निस्बतन कम है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पॉपुलेशन प्रेशर।
तो पॉपुलेशन प्रेशर को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो स्ट्रेस टू द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन प्रेशर। तो अगर आप के पास एक देखें जी, आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना वो बड़े लिमिटेड होते हैं। अगर आप उनका सस्टेनेबल यूज़ करेंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता रीजनरेट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी एक कैपेसिटी से ज़्यादा उनको इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो चीज़ें कभी रीन्यूएबल नहीं रहेंगी। जिस तरह कि आप एक मिसाल ले लें कि पॉपुलेशन प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है आपकी पेट्रोलियम के ऊपर। आपकी पेट्रोलियम जो है वो दिन ब दिन रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो बहुत सारे अदर आपके जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनको देख रहा है। इसमें एक बात रह गई है, वो भी इंक्लूड कर लेते हैं जी, हमारे पास जीन फ्लो। तो जीन फ्लो को हम टेक्निकली डिफाइन करें, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एलील्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर बाय द इंटरब्रीडिंग of their members, the change composition of the gene pool, total number of particular genes, the receptive population and therefore increasing genetic variation within the population। तो जीन फ्लो क्या है कि जब कोई मेंबर किसी एक नई पॉपुलेशन के अंदर आता है तो हम कहेंगे कि जीन का इनफ्लो हुआ है, और अगर हम कहेंगे कोई मेंबर आपकी पॉपुलेशन से बाहर जा रहा है तो हम कहेंगे कि जीन का आउटफ्लो हुआ है। तो पॉपुलेशंस जब आपस में मिलती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती हैं, और कम्युनिटी आप जानते हैं कि कभी भी एक जैसी नहीं होती। कम्युनिटी जो होती है वो बहुत डायनामिक होती है और दूसरी कम्युनिटीज़ को इन्फ्लुएंस ज़रूर करती है। मसलन आपके पास एक कम्युनिटी है, वहाँ पर एक पॉपुलेशन आपके पास रह रही है प्रीडेटर्स की, मसलन आप बिल्ली की मिसाल ले लें, और दूसरी पॉपुलेशन आपके पास रह रही है वो है जी चूहे की। अब प्रीडेटर कौन है? बिल्ली है, और प्रे कौन है? चूहा है। अगर प्रीडेटर की आबादी बढ़ेगी तो जो प्रे है उस पर प्रेशर आएगा और वो कम होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर प्रे की आबादी कम होती जाएगी और आपको प्रीडेटर ऑटोमेटिकली उसको खुराक नहीं मिलेगी तो वो भी कम होता जाएगा। और अगर आपके प्रे की आबादी ज़्यादा है तो प्रीडेटर की आबादी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो इस सारे लेक्चर को अगर आप समराइज़ करें एक डायग्राम की फॉर्म में तो ये बहुत अच्छी डायग्राम है। तो एटम और सारे आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मोस्ट केमिकल कंपाउंड्स। तो आपस में इसकी मिसाल ले लें, वाटर भी एक मिसाल है और डीएनए भी एक मॉलिक्यूल की मिसाल है। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर सेल्स बनाते हैं, तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम सेल कहते हैं। तो इसका एक नर्व सेल इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। इसके बाद देखें ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह नर्वस टिश्यू आपस में मिलकर ब्रेन बना रहे हैं और ब्रेन आपस में मिलकर नर्वस सिस्टम बना रहा है। और ग्रुप ऑफ जो आपके टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है जी? एक इंडिविजुअल लिविंग थिंग जो एक पूरा का पूरा मुकम्मल जानदार होता है, जिस तरह बाइसन आपके सामने मौजूद है। और अगर हम बात करें जो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, तो बाइसन की बहुत सारे इकट्ठे एक जगह रहेंगे तो उसको हम बाइसन की पॉपुलेशन कहेंगे। और बाइसन अगर किसी जंगल के अंदर रह रहे हैं तो उस जंगल के अंदर आप चिड़िया भी मौजूद है, घास भी मौजूद है, कुत्ते भी मौजूद हैं, स्नेक भी मौजूद हैं, ग्रास भी मौजूद है, सब कुछ चीज़ें इकट्ठी रह रही हैं तो उसको हम कम्युनिटी का नाम देंगे। और जब बहुत सारी कम्युनिटी आपस में इकट्ठी रहेंगी तो उसको नॉन लिविंग सिस्टम भी सराउंड कर रहा है तो उसको हम इकोसिस्टम का नाम देंगे। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम इकट्ठे मिलेंगे तो एक बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर को हम कहेंगे द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंटेन ऑल द इकोसिस्टम। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली ये एक समराइज़ किया है कि किस तरह से जानदारों को डिफरेंट लेवल पर स्टडी किया जाता है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे फर्दर जो है वो देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस और टाइम, उसको आगे हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।